हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने भूपटल को प्रभावित करने वाले बलों के बारे में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने अंतर्जात और बाह्य बल के प्रमुख प्रकारों और उनके रूपों के बारे में अध्ययन किया था। मैंने बताया था कि आपके सिलेबस में पटल विरूपण और पटल विरूपण के अंतर्गत तनाव और भ्रंशन ये दो घटनाएं पढ़नी है, जिसके अंतर्गत मैं अब बताऊंगा आपको कि वास्तव में पटल विरूपण क्या है और इसके क्या प्रभाव है और इसके द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी होती है। पटल विरूपण को इंग्लिश में बोलते हैं डायस्ट्रोफिज्म। ये आप इंग्लिश वर्ड ध्यान रखना। तो मैंने बताया था कि मुख्य रूप से जो पटल विरूपण है वो एक प्रकार की आंतरिक शक्ति है और इस आंतरिक शक्ति का कार्य एक बड़े विस्तृत क्षेत्र में भी हो सकता है और एक छोटे क्षेत्र में भी हो सकता है। तो एक ऐसी आंतरिक शक्ति जो छोटे या एक विस्तृत क्षेत्र में अपने प्रभाव की सक्रियता या अपने प्रभाव की अवधि बहुत ही लंबी होती हो, यानी कि ऐसा आंतरिक बल जिसका प्रभाव धरातल पर अत्यंत मंद गति से होता हो, ऐसी आंतरिक शक्ति को हम पटल विरूपण कहते हैं। दूसरी ओर पटल विरूपण के इसको भी इस शक्ति को भी हमने दो भागों में बांटा था। एक तो महादेश जनक बल था और एक था पर्वत निर्माणकारी बल। तो अब देखेंगे हम कि पटल विरूपण चूंकि बड़े क्षेत्र पर, एक महाद्वीपीय क्षेत्र पर यदि वो प्रभाविता लाता है तो वो महादेश जनक शक्ति कहलाएगी, और यदि छोटे क्षेत्र पर केवल पर्वत और पठारों की उत्पत्ति का कारण बनता है तो वो पर्वत निर्माणकारी बल भी कहलाएगा। तो इस पटल विरूपण के बारे में हम देखेंगे। आपके सिलेबस में चूंकि ये है और इसमें तनाव और भ्रंशन आपको पढ़ना है। अब देखिए, इसमें एक है भूमंडलीय संचलन। मैंने बताया था ये कि विभिन्न प्रकार के अंतर्जात बलों की क्रिया से धरातल पर संचलन होते हैं, जिन्हें दो वर्गों में रखा गया है। एक तो पटल विरूपण और दूसरा आकस्मिक बल। ये मैंने बता दिया था। पटल विरूपण बल जो अत्यंत मंद गति से कार्यरत होते हैं, दूसरी ओर आकस्मिक बल जो अचानक प्रकट होते हैं और शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। और आकस्मिक बलों में मैंने दो उदाहरण बताए थे, जिसमें एक तो भूकंप और एक ज्वालामुखी की क्रिया, क्योंकि वो आगे आने वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। अभी केवल आपको पटल विरूपण या डायस्ट्रोफिज्म ही पढ़ना है। तो देखिए, पटल विरूपण क्या होता है। वारसेस्टर के अनुसार पटल विरूपण के अंतर्गत पृथ्वी के सभी क्रस्टीय संचलन सम्मिलित होते हैं, यानी जो हमारा क्रस्ट है और क्रस्ट से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती है वो सारे के सारे पटल विरूपण में सम्मिलित की जाएगी, और ये अत्यंत मंद गति से कार्य करेंगे और इनके प्रभाव काफ़ी दीर्घावधि बाद ही प्रकट होते हैं। इसलिए हम वर्तमान जीवन में या एक जीवन में इंसान इनका प्रत्यक्षीकरण नहीं कर सकता। इंसान केवल उन्हीं आंतरिक शक्तियों को देख सकता है जो उनके काल में एकाएक या अचानक प्रकट होती है, जिनको हम आकस्मिक बल भी बोलते हैं, यथा ज्वालामुखी और भूकंप की घटनाएं। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर गतियों के फलस्वरूप अनेक प्रकार की विकृतियां भूपटल पर निर्मित होती है। ये दीर्घकालिक घटनाएं हैं। इनके उत्पन्न होने में समय लगता है, यानी काफ़ी लंबे समय तक ये संचालित रहती है और घटित होती है। क्षैतिज बल के कारण धरातल पर तनाव, टेंशन एवं संपीड़न यानी कंप्रेंशन होता है। तनाव का कारण क्या था? दो प्लेटें जब विपरीत दिशा में गति करेगी, और संपीड़न जब दो प्लेटें विपरीत दिशा में गति न करके एक दूसरे की ओर सामने आएगी तो उससे कौन सा बल उत्पन्न होगा? संपीड़न। तनाव के कारण भूपटल भंग होता है या उनमें दरारें, क्रैक्स पड़ती हैं। कहीं कहीं वह अवतलित भी हो जाता है, यानी उसमें अवतलन होता है, और उत्थान भी हो सकता है। ये मैंने बताया था आपको। संपीड़न के कारण भूपटल की परतों में वलन को बोलते हैं फोल्ड्स पड़ते हैं। वलन को फोल्ड बोलो या इसको मोड़ भी बोल सकते हैं। जिस पर्वत की उत्पत्ति मोड़ के रूप में होती है, मोड़ पड़ने से होती है, उसको हम मोड़दार पर्वत भी कहते हैं। आपने सुना होगा मोड़दार पर्वत, वलित पर्वत। तो वलन के द्वारा उत्पन्न पर्वत वलित पर्वत, और वलन और मोड़ एक ही शब्द है। इंग्लिश में इसके लिए शब्द है फोल्ड। कुछ भाग पर्वतों की भांति ऊपर उठ जाते हैं, कहीं घाटी के समान नीचे धस जाते हैं, यानी उत्थान और अवतलन की घटनाएं होती है। और ऊर्ध्वाधर गतियों के फलस्वरूप धरातल के ऊपर उठने को हम बोलते हैं उत्क्षेप। क्या बोलते हैं? अपलिफ्ट। और धरातल के नीचे धसने को अवतलन क्रिया कहते हैं। समुद्र तटीय भाग विशेष रूप से निमग्न या
उन्मग्न हो जाते हैं। जब समुद्र का भाग ऊपर की ओर उठता है तो उसको उन्मग्न कहते हैं, और नीचे धंस जाता है तो उसको निमग्न कहते हैं। और धरातल का भाग ऊपर उठेगा तो उत्थान, और धरातल का भाग नीचे जाएगा तो अवतलन। तो ये मूलभूत अंतर है। अब देखिए आकस्मिक घटनाएं दूसरी ओर मैंने बताई थी कि आकस्मिक घटनाएं शब्दार्थ के अनुरूप अकस्मात उत्पन्न होने वाली यकायक उत्पन्न होने वाली घटनाएं होती हैं। इन्हें उत्पन्न करने या सक्रिय बनाने का कार्य भूगर्भ में पहले से चालू रहता है। इनके अंतर्गत ज्वालामुखी क्रिया एवं भूकंप सम्मिलित हैं। ज्वालामुखी के सक्रिय होने पर उसके विस्फोट से निःसृत पदार्थों द्वारा भूपटल के ऊपर व भीतर अनेक स्थलाकृतियां उत्पन्न होती है। अब देखिए पटल विरूपण एवं उत्पन्न स्थलाकृतियां कौन कौन सी हो सकती है। पटल विरूपण के अंतर्गत वे सब दीर्घकालिक घटनाएं सम्मिलित है जिनके उत्पन्न होने में समय लगता है। ये घटनाएं अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न होती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर गतियों के फलस्वरूप भूपटल पर अनेक विकृतियां उत्पन्न होती है। धरातल के नीचे क्रियाशील ये शक्तियां विवर्तनिकी शक्तियां कहलाती है। ये विवर्तनिकी शब्द वही प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पढ़ा था ना हमने, तो विवर्तनिकी का मतलब होता है टेक्टोनिक फोर्सेज। तो विवर्तनिकी शक्तियां कौन सी कहलाएगी? जो धरातल के नीचे क्रियाशील और सक्रिय रहती है और जो अनेक प्रकार की भूपटल पर विकृतियां उत्पन्न करती है, उनको बोलते हैं विवर्तनिकी शक्तियां, इंग्लिश में टेक्टोनिक फोर्सेज। और इसी से बना इसी शक्तियों का जो अध्ययन हम करते हैं वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हम करते हैं, अर्थात प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में करते हैं। अब लैटिन भाषा में टेक्टोन का अर्थ निर्माणकारी होता है, अतः इन शक्तियों को निर्माणकारी कंस्ट्रक्शनल फोर्सेज भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत दो प्रकार की गतियां होती है, एक तो ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। ये शक्तियां धरातल पर बंकन, बेंडिंग, वलन, फोल्डिंग, चटकन, क्रैकिंग, विभंग, ब्रेकिंग आदि प्रक्रियाओं द्वारा धरातल पर विषमताएं पैदा करते हैं। मैंने बताया था कि ये समस्त जो आंतरिक शक्तियां हैं, अंतर्जात बल है, वो उनका मुख्य कार्य या उनका प्रभाव धरातल पर विषमताएं उत्पन्न करना है। जबकि बाह्य बल का कार्य क्या होता है कि आंतरिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न विषमताओं को खत्म करके धरातल को समतल करना होता है। ये बताया था मैंने, ये मूलभूत अंतर है आंतरिक और बाह्य शक्तियों में। क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से पटल विरूपणी संचलन दो प्रकार के होते हैं, एक तो महादेशीय संचलन और दूसरा पर्वत निर्माणकारी संचलन। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने आंतरिक शक्तियों को तो पढ़ लिया, बाह्य शक्तियाँ कौन कौन सी है। तो बाह्य शक्तियों का मुख्य जो सोर्स है वो होता है सौर ऊर्जा, और उस सौर ऊर्जा की शक्ति से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अनेक बल सक्रिय होते हैं, और वही बल बाह्य बल कहलाते हैं। जिसमें आप देखेंगे आगे आने वाले टॉपिकों में, एक टॉपिक है आपके अनाच्छादन की क्रिया। अनाच्छादन का मतलब होता है डेनुडेशन, यानी धरातल पर जो उत्पन्न अंतर्जात बलों द्वारा जो विषमता है, उस अनाच्छादन की क्रिया में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होगी। तो एक तो अपरदन, इरोजन, अपरदन है, अपरदन के बाद परिवहन है, और एक होगा सामूहिक स्थानांतरण। तो अपरदन, सामूहिक स्थानांतरण और परिवहन की क्रियाओं के सम्मिलित रूप को हम अनाच्छादन की क्रिया कहते हैं। और इस अनाच्छादन की क्रिया को संपादित करने वाले बहुत सारे प्रक्रम होते हैं, जिसको हम भू आकृति के प्रक्रम बोलते हैं, जिसमें 5 प्रमुख प्रक्रम हैं: नदीय जल, पवन, भूमिगत जल, उसके बाद समुद्री तरंग, और एक होता है हिम। ये 5 प्रमुख जो भू आकृतिक प्रक्रम हैं, ये प्रमुख बल भी कहलाते हैं, बाह्य बल भी कहलाते हैं, और इनके द्वारा धरातल पर समतल स्थापना का कार्य किया जाता है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे वलन के बारे में और उसके प्रमुख प्रकार, और फिर पढ़ेंगे भ्रंशन।